क्या 2 बजे के बारे में तुम्हें किसी ज्योतिषी ने हदायत दी है? वीरा ने चुभते हुए लहजे में मुझसे सवाल किया। बाजू का तुम्हारी अकल पटड़ी से उतर जाती है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। सोबराज के लिए वो बहुत बड़ी मुहिम थी। तुम्हें इसका अंदाजा इसके भेजे हुए आदमियों की तादाद से हो जाना चाहिए। वो खुद वहां नहीं आया, अपनी कमीनगाह पर रुककर अपनी मुहिम चोरी के नताइज का इंतजार कर रहा होगा। कम से कम 2-3 घंटों तक वो अपने आदमियों की तरफ से किसी खबर का इंतजार करेगा। इसके बाद वो मायूस होकर दूसरे जराये को हरकत में लाएगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं उसे फोन करूं तो उसे अपने आदमियों के अंजाम का इल्म हो चुका हो। वीरा खामोशी और ध्यान से मेरी बातें सुनती रही। मेरे खामोश होती वो फैसलों कुंदा अंदाज में बोली, तुम इस इंतजार में हो तो मेरी बात कहीं लिख लो कि उसे अपने जराये से जिंदगी भर इन सातों के अंजाम का इल्म नहीं हो सकेगा। मैं तलखी से उसके दावे पर तनकीद करने का इरादा किया और उसे फौरी तौर पर मुलतवी बल्कि मनसूख कर दिया। अपने आदमियों की तरफ से कोई राबता न होने से उसे ये यकीन तो हो जाता कि वो नाकामी से 2-4 हो चुके हैं, लेकिन उसके पास ये हकीकत मालूम करने का कोई जरिया नहीं था कि इन सब का क्या अंजाम हुआ है। वाक़या भरे पूरे शहर में नहीं बल्कि एक वीराने में पेश आया था। फायरिंग के धुआंधार तबादले और अंजाम से सिर्फ वही लोग वाकिफ थे जो इस मुकाबले में शरीक थे और जिंदा बचे थे। सोबराज या विजय के जिंदा बचने वाले तीनों आदमी IB के कैदी बन चुके थे। इनके लिए यह मुमकिन नहीं रहा था कि वो सोबराज या किसी और को अपनी हालत से आगाह कर सके। जो मारे गए थे इनका जिक्र ही बेसूद था। दूसरी तरफ सोबराज खुद मखदूश हालात से 2-4 था और रोपोशी की जिंदगी बसर कर रहा था। वो चोरी छुपे बाहर निकलने का खतरा मोल लेता था। इसके लिए मुमकिन नहीं रहा था कि वो अपने आदमियों की तलाश में चाहे वारदात तक पहुंचने की हिम्मत कर सके। वक्त गुजरने और अपने आदमियों की तरफ से कोई रिपोर्ट न मिलने से उसे यह अंदाजा हो सकता था कि वो लोग नाकामी से 2-4 हुए हैं। इससे आगे कुछ जानना उसकी बसात से बाहर था। इससे सिर्फ अखबारात में आने वाली खबरों ही से कुछ मालूम हो सकता था। आबी वाले अपनी सरगर्मियों की अखबारी तशहीर से हमेशा गुरेज करते हैं। इनके ऑपरेशंस की कवरेज के लिए अखबारी रिपोर्टर और फोटोग्राफर मौजूद नहीं होते। मुल्क कौम के मफाद में इन्हें जो कुछ करना होता है वो कानून के दायरे में रहते हुए कर गुजरते हैं और ज़रूरी हो तो इनके आला अफसरान गौर व फिक्र के बाद अपनी पॉलिसी के मुताबिक अखबारात के लिए ब्रीफिंग जारी कर देते हैं। मुझे मुकम्मल यकीन था कि अगली सुबह के अखबारात में इस वाक़े के बारे में कुछ भी नहीं आ सकेगा। वाक़या बहुत अहम था जिसमें 2 मकामियों के साथ 5 भारतीय स्मगलर भी मुलव्विस थे, जिनमें सूरत का विजय नामी बदमाश भी शामिल था। 4 बदमाशों की हलाकत और 3 की गिरफ्तारी के बारे में कम अज कम 1 दिन की ताखीर से अखबारात में कोई खबर आ सकती थी। इस वक्त से पहले सोबराज को इल्म नहीं हो सकता था कि इसके भेजे हुए तरिंदे किस उफ्ताद से गुजरे थे। इससे सही वाक़यात का इल्म हो या ना हो, वक्त गुजरने से उसे यह अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके आदमी नाकामी से 2-4 हुए हैं। मैंने मसाहलत आमेज अंदाज में वीरा से कहा, सोबराज ने वो बखेड़ा तुम्हें घेरने के लिए फैलाया था। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके आदमी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वीरा अपनी जगह पर अड़ी रही। यह बताओ कि तुम क्या चाहती हो, मैंने जिद होकर पूछा। वक्त ज़ाया करने के बजाय खाने से फारिग होकर इस खबीज से बात कर लो, वीरा नासाहाना लहजा में कहा। ज़हन से एक बोझ उतर जाएगा और हम यकसू होकर कुछ देर के लिए आराम कर सकेंगे। हम किसी गैर मामूली बंदोबस्त के बगैर आम मुसाफिरों की तरह अपने सफ़र पर रवाना होंगे। हमें 9 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए ताकि हम रूटीन में चेक इन और इमिग्रेशन के मराहिल से गुजर सकें। इसके लिए हमें 7 बजे से तैयारी शुरू करना होगी। चलो, तुम्हारी ये बात मान ली गई। मैंने उसके मशवरे की माकूलियत तस्लीम कर ली। और यह भी तय कर लो कि घर का क्या बनेगा। हम चारों के रवाना होने से पहले घर को भी समेटना है, वो बोली। गलने सड़ने वाली चीज़ों को रेफ्रिजरेटर से निकाल कर फेंकना है। घर को एहतियात से मुकफ़िल करना है। बेहतर होगा कि जहांगीर को भी अपने प्रोग्राम से मुतल्ला कर दो। तुम्हारी यकायक गायब होने से वो बेचारा और उसकी बीवी परेशान हो जाएंगे। तुमको भी सोचने की आदत पड़ती जा रही है, मैंने नरमी से कहा। घर को समेटना और संगवाना औरतों का काम है। इस बारे में तुम गजाला से मशवरा कर लो, मैं जहांगीर से बात कर लूँगा। यह ज़रूरी है। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, मैं इसे भूल गया था। घर को मुकफ़िल करके चाबियाँ अव्वल खान को दे दी जाएं, वीरा ने तायद चाही। यह तुम्हारा घर है। मेरे कुछ कहने से पहले अव्वल खान बोल पड़ा। जो चाहो फैसला करो। मेरी राय है कि तुम्हें इन बखेड़ों में उलझ कर अपना वक्त खराब करने की जरूरत नहीं। अबरारुद्दीन मोहम्मद मेरे एतमाद के आदमी हैं। तुम चाहो तो तुम्हारी गैर हाजिरी में वो यहाँ रहकर घर की देखभाल करते रहेंगे। तुम लोग आओगे तो तुम्हें घर साफ सुथरा और खुला हुआ मिलेगा। वेरी गुड, ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, वीरा खुश होकर बोली। तुम्हारे शहर में सब्जे का कहत है। हवा के साथ हर वक्त धूल उड़ती रहती है। 4 दिनों में पूरा घर गर्दो गुबार से अट जाएगा। वो दोनों यहाँ रहते रहेंगे।
तो हमें बेफिक्री रहेगी। तुम्हारे दोनों आदमी मेहनती और ईमानदार हैं, बस एक डर है। कमरे में मेरी कई बोतलें पड़ी हुई हैं, मैदान साफ पाकर कहीं इनकी नीयत खराब न हो जाए। दोनों पक्के दीनदार और नमाजी हैं, मुझे इनसे ऐसी तवक्का नहीं है। अव्वल खान ने पूरे एतमाद से कहा, फिर भी तन्हाई में शैतान को आते देर नहीं लगती। मेरा मशवरा है कि बोतलों को कहीं छुपा कर मुकफ्फल कर दो, बेहतर यही होगा। इन्हें नाली में बहाकर खाली कर दो। सुल्तान शाह ने भी अपनी राय का इजहार जरूरी समझा। शैतान तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम डैनी की तरह पारसा हो जाओगी। शैतान तुम्हारी खोपड़ी में घुसा रहता है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बीच में मत लाओ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। अव्वल खान की बात धुराई है। तुम अपने कमरे में तन्हा होती हो और तुम पर शैतान आ जाता है, नतीजे में एक आध बोतल खाली हो जाती है। इसका अजाब हम सबको भुगतना पड़ता है। ये मेरा जाती मामला है। वीरा उसे घूरते सख्त लहजे बोली, किसी को इस पर रायजनी का हक नहीं है। मैं जो कुछ करती हूँ अपने घर में करती हूँ, तुम्हारी तरह घर भर में बहकी बहकी बातें नहीं करती फिरती। जिस दिन मुझ पर वाकई शैतान आ गया ना, मैं ऐसी बेहुदा बातों पर तुम्हारा गला दबोच लूंगी और तुम्हारी जुबान को हमेशा के लिए करार आ जाएगा। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। वीरा के तेवर देखकर अव्वल खान ने मुदाफाना लहजे में वजाहत की। मेरे कहने का मतलब यह था कि मेरे आदमियों पर तन्हाई में शैतान आ गया तो तुम्हारी अमानत में खयानत कर सकते हैं। क्यों किसी को ऐसी खुली आजमाइश में डाला जाए। वो बात वहीं खत्म हो गई। गजाला ने आकर खाने की मेज लग जाने का ऐलान कर दिया। खाने के दौरान में बातों का दौर चलता रहा। इनमें तलखी नाम को नहीं थी। हम लोगों में ये रस्म अच्छी थी कि कोई किसी बात को अपने दिल में लेकर नहीं बैठता था। वक्ती तौर पर कोई तलखी तुर्शी हो जाती थी तो हर फरीक इसी वक्त अपनी भड़ास निकाल कर अपने दिल को ठंडा कर लेता था। कोई बात जरूरत से ज्यादा तूल नहीं पकड़ती थी। खाने से फारिग होने के बाद पांचों एक एक करके दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए। मैं सिगरेट सुलगाकर फोन के करीब वाले सोफे पर टिक गया। चाय का दौर शुरू हुआ तो वीरा रह रहकर मुझे टटोलने वाली नजरों से देख रही थी। उसे इंतजार था कि मैं कब सोबराज से राब्ता करता हूँ। मैंने चाय खत्म करने के बाद फोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो वीरा गैर इरादी तौर पर पहलू बदल कर रह गई। मैंने नंबर मिलाने के बाद स्टेशन 4 के ऑपरेटर से जहांगीर का नंबर मांगा तो वीरा के चेहरे पर यकायक मायूसी फैल गई। मैं रिसीवर कान से लगाए कन नकियों से उसे देखता रहा। जहांगीर से फोन पर बात करने का मशवरा भी उसी का था, इसलिए वो कोई एतराज नहीं कर सकी। वो सीली नजरों से मुझे घूरती रह गई। स्टेशन 4 पर जहांगीर हाई सिक्योरिटी के दर्जे का मेहमान था। किसी अजनबी के लिए उसे किसी भी तरह राब्ता कायम करना मुमकिन नहीं था। स्टेशन 4 का ऑपरेटर मेरी आवाज पहचानता था और STF के साथ मेरी करीबी मुरासम से भी पूरी तरह बाखबर था। उसने किसी तवक्कुफ के बगैर जहांगीर से लाइन मिला दी। ऑपरेटर ने जहांगीर को शायद ये नहीं बताया था कि वो मेरी कॉल थी। उसने बहुत खुश्क लहजे में हेलो कहा था। मालूम होता है कि तुम्हारी मादा तुमसे कुछ रूठी हुई है, मैंने मानी के लहजे में कहा। अबे ये तुम हो। मेरे कान में उसकी बेसाख्ता और मुसर्रत अमेज आवाज गूंजी। कहाँ मरे हुए हो यार, यहाँ तो कोई तुमको नहीं जानता जिससे तुम्हारे बारे में पूछता हूँ। वो मन भर की मुंडिया हिलाकर साफ अनजान बन जाता है। ये क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, तुम बेफिक्री से मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहो और ऐश करो। वहां परिंदा भी इजाजत का बगैर पर नहीं मार सकता। मेरे बारे में अव्वल खान के सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। ये बताओ कि वहां तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, हर बात का ख्याल रखते हैं। कमरे में सारी सहूलतें मौजूद हैं। सच पूछो तो मेरे लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं। जान का खतरा है, न दुश्मन का कोई खौफ। जब जी चाहता है बेफिक्री से टांगे पसार कर सोता हूँ। बस एक चीज की कमी है। वो क्या? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे बताओ, मैं अव्वल खान से बात करूंगा। फोन पर उसकी हंसी की बेसाख्ता आवाज आई। फिर उसने कहा, वो शरीफ आदमी है, उससे कोई बात न करना। दरअसल यहाँ रौनक नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। क्या तुम्हारे बाहर निकलने पर अब भी पाबंदी है? जहांगीर से वो सवाल करते हुए मेरी नजरें अव्वल खान की तरफ उठ गई। रिसीवर पर बात होने की वजह से अव्वल खान को मौजूद सुखन का इल्म नहीं हो सका था, लेकिन उसने मेरा सवाल सुनकर अपना सर नफी में हिला दिया। इसलिए मैं जहांगीर ने अव्वल खान की तायद कर दी। वो कह रहा था हेलीकॉप्टर की परवाज वाले वाक़े के बाद जरा एहतियात का मशवरा दिया गया था। अब हर तरफ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी है। STF वाले फौजी तो नहीं है, लेकिन इनकी सारी आदतें और तौर तरीके फौजियों जैसे हैं। हर वक्त संजीदा और मुअद्दब रहते हैं। खाना लाने वाले से जरा मजाक करने की कोशिश की तो वो यूं अटेंशन खड़ा रहा जैसे मैं उसे कोई संगीन हुक्मनामा सुना रहा हूं। मैं समझ गया। मैंने गुफ्तगू मुख्तसर करने के लिए उसकी बात काट कर कहा, अव्वल खान अपने अमले को हदायत कर देगा कि वो लोग तुम्हारे साथ बराबरी का दोस्ताना रवैया अपनाए। खाक समझ गए। इस बार जहांगीर ने जलकर मेरी बात काट दी। मुझे इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी से क्या लेना है? मैं कह रहा था कि ये बगैर हूरों की जन्नत है, रूखी फीकी और बेरौनक। लानत हो तुम पर, मैंने झल्ला कर कहा। दुश्मन की कैद में भूखा प्यासा मरने के बाद तुम्हारा ये हाल है। सलमा कहाँ इस वक्त? वो सल फरमा रही है।
जहांगीर की आवाज़ में शौकी उमड़ आई। इस पर फर्ज हो गया था, मैंने तुमसे ज़्यादा ढीठ और बेशरम आदमी आज तक नहीं देखा। उसका जवाब सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। वो कमरे में नहीं है इसलिए तुम बहक रही हो? अभी कहाँ, बहकने का वक्त तो सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। अव्वल भाई ने सारा बंदोबस्त किया हुआ है और ये मशवरा भी दिया है कि मैं दिन में ना पिया करूं। मैं पूरे खलूस से इनके मशवरे पर अमल कर रहा हूं। जब तक बाहर निकल कर सूरज गरूब होने का यकीन नहीं कर लेता, बोतल को हाथ नहीं लगाता। मेरी इस रूटीन से सलमा भी बहुत खुश है। अव्वल भाई को दिल से दुआएं देती है। उसकी जुबान से अव्वल भाई की तकरार सुनकर मेरा खून खौल उठा। स्टेशन 4 पर मुलाकात के मौका पर उसने यकायक अव्वल खान को अपना भाई करार दिया था, तो मेरे साथ मिलकर सलमा ने भी उसे बहुत मतऊन किया था कि महज शराब मिलने के चक्कर में उसने अव्वल खान को अव्वल भाई बना लिया था। उस वक्त जहांगीर शर्मिंदा हुआ था। रवा रवी में उसने वादा भी कर लिया था कि वो आइंदा उसे अव्वल भाई नहीं कहेगा, लेकिन वो शराबी ही क्या जो अपने दिमाग में घुसी हुई किसी बात को आसानी से निकालने में कामयाब हो सके। वक्त गुजरने के साथ वो अपना वादा भूल गया, मगर उसे अव्वल भाई याद रहा। इस लानत मुलामत करने के लिए जरूरी था कि अव्वल खान के नाम के साथ पहले की तरह मजीद कुछ नाजेबा हवाले दिए जाते, लेकिन अव्वल खान हमारे साथ मौजूद था। वो जहांगीर का कहा हुआ नहीं सुन रहा था। मेरी बातें उसे नागवार गुजर सकती थी। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, अव्वल खान तुम्हारा सगा भाई है, तुम मेरा गहरा दोस्त है। मैं ऐसा मना कर दूं तो स्टेशन 4 में तुम्हें शराब का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। ऐसा जुल्म न करना। उसकी बौखलाई हुई आवाज आई, मेरे लिए यहाँ सुख से रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं जरा नशे में होता हूँ तो सलमा ओल फोल बक कर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेती है। मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त वो सिर्फ एक औरत होती है। मर्द अपने पहलू में आई हुई औरत की गालियां खाकर भी बेमजा नहीं होता। सुबह होती है और सलमा का दिल हल्का हो चुका होता है। अपन को कुछ भी याद नहीं होता, सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। अगर तुम सुखी हो तो मैं भी खुश हूँ, मैंने उसकी वजाहत कबूल करते हुए जवाब दिया। मैंने इस वक्त यही मालूम करने के लिए फ़ोन किया था कि वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। दरअसल मैं कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में अव्वल खान तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखेगा। इस दौरान में तुम अपने फ्लैट में वापसी के बारे में नहीं सोचोगे। तुम कहाँ जा रहे हो? उसका लहजा तजस्सुस अमेज था। तुम्हारी बाजियाबी के बाद से मेरे दुश्मनों के हमलों में तेजी आ गई है। इनका जोर तोड़ने के लिए मेरा कराची से गायब होना जरूरी हो गया है। मेरे पेश किए हुए मजबूत आवाज ने उसे तशवीश में डाल दिया। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद उसकी संजीदा आवाज उभरी, अकेले जा रहे हो? गजाला मेरे साथ होगी। मैंने उसकी तशवीश रफा करने के लिए जवाब दिया। फिर अपनी बुलबुल को भी यहाँ भेज दो। वो खुश होकर बोला, वीरा बहुत अच्छी लड़की है, आएगी तो यहाँ रौनक हो जाएगी। जहांगीर जो अपने दौर का एक बेजिगर लड़ाका और नामवर सुरमा था, खाना नशी होने के बाद रफ्ता रफ्ता इस हाल को पहुंच गया था कि उसे शराब और औरत के सिवा दुनिया और माफिया में कहीं किसी चीज का होश नहीं रहा था। शराब नोशी के मामले में वो अपने शौक से ज्यादा नदीदेपन का मुजाहरा करता था। औरतों के बारे में उस पर एक ठरक सवार थी। वो किसी का पीछा नहीं करता था। सामने आने वाली हर औरत पर उसकी राल टपक पड़ती थी। उसकी इसी औरत नवाजी से तंग आकर सलमा ने घर में काम करने वाली कई औरतों को निकाला था और आखिरकार खुद ही घरेलू काम करने लगी थी। गुस्से के साथ मुझे उस पर रहम भी आया। मैंने उसे ज्यादा मुलामत करने के बजाय हल्की सी सरजंश पर अक्तिफा करते हुए कहा, यह बुलबुल उकाब की तरह पंजों से आंख नोच लेने का फन जानती है। इन चीजों की ख्वाहिश मत किया करो जो कभी तुम्हारी दस्तरस में ना आ सके। शायरी कर रहे हो, मालूम होता है कि वह कताला तुम्हारे आसपास मौजूद है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मुझसे बात करते हुए अपने होशो आवास में रहा करो। तुम्हारी बातें किसी और ने सुन ली तो तुम्हारा एतबार चाहता रहेगा। आइंदा ख्याल रखूंगा। इतनी इजाजत तो है ना कि कभी दिल घबराए तो फोन पर उससे बात कर लिया करूं। इस बहाने तुम्हारी याद ताज़ा होती रहेगी। अभी मैं मर नहीं रहा जो तुम्हें मेरी याद ताज़ा करने की जरूरत पेश आए। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा फोन करना बेसूत होगा। दुश्मन हम सब के पीछे लगा हुआ है। सुल्तान शाह घर को ताला डालकर वीरा को अपने साथ गांव ले जाएगा। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम दोनों भी यहाँ रहने के बजाय सुल्तान शाह के गांव चले जाएं? हमारी आबो हवा तब्दील हो जाएगी। उसने झट सवाल कर दिया। मेरे फैसले के मुताबिक तुमको वहीं रहना है। अपनी मर्जी से तुम जहन्नुम में भी जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नहीं भेजना तो इनकार कर दो। यूं नाराज क्यों हो रहे हो? बात करते करते अचानक उसका लहजा बदल गया। लो, तुम्हारी चहती भी बदन पर गज भर का तौलिया लपेट कर गुसल खाने से आ गई। वो उसकी तरफ से इतला थी। मैंने कहा, अभी तुम मुझसे जो बकवास कर रहे थे वो सलमा के सामने दोहरा दो तो मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा। यार तुम भी निरे घामड़ हो। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम जरा जरा सी बात पर संजीदा हो जाती हो। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बस सब अपनी खाल में रहना। अव्वल खान को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वापसी पर मैंने तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो खाल गिरा दूंगा। मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता, लेकिन यह मेरा शरीफाना वादा है कि अव्वल भाई खान को मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी।
تم کتنے دنوں میں آ جاؤ گے؟ اس نے جن مضحک کا خیز آوازوں کے ساتھ اول خان سے اپنا برادرانہ رشتہ جوڑنے سے گریز کیا تھا، ان پر میں بہت مشکل سے اپنی بے ساختہ ہنسی ضبط کر سکا۔ لمحہ بھر بعد میں نے جواب دیا، مسئلہ صاف ہونے سے پہلے میری واپسی مشکل ہے۔ یہ مدت 2 دن سے 2-4 مہینے تک کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ میں آتے ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ اب اتنے طوطا چشم نہ بنو، کبھی کبھی باہر سے بھی فون کر لینا۔ میں نے اسے رسمی وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اس سے کس بلبل کا ذکر ہو رہا تھا؟ ویرا اسی لمحے سوال کر بیٹھی۔ بلبل؟ میں نے حیرت سے دہرایا، پھر سنبھل کر کہا، ہاں دراصل وہ کسی ایسی بلبل کی تمنا کر رہا تھا جو اس کے اشاروں پر سلمہ کو تنگ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بلبل پلٹ کر خود اس پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ ویرا نے اشتباہ آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے کسی خاص بلبل کے بارے میں پورے وثوق سے بتایا تھا کہ وہ عقاب کی طرح آنکھ نوچنے کا فن بھی جانتی ہے۔ بتایا تھا، میں نے دیدہ دلیری کے ساتھ اعتراف کیا۔ جانور کتنا ہی پالتو اور وفادار کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر کب حیوانی جبلت غالب آ جائے گی۔ ویرا کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، چپ ساتھ لی۔ جہانگیر سے ہونے والی گفتگو سب نے سنی تھی، اس کی ذاتی نوعیت کے بنا پر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے ویرا کی زبان بند رکھنے کے لیے اسپیکر فون پر سوبراج کا نمبر ملایا۔ تو تم ڈینی، تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ میری آواز سنتے ہی اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ ہب ریور روڈ والے واقعے کے بعد میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں 9 بجے سے وہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ تم جھوٹے اور اول درجے کے کمینے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ میرے آدمی کہاں ہیں؟ کن آدمیوں کی بات کر رہے ہو؟ میرے ذہن میں ایک خیال آتے ہی معصومانہ لہجے میں پوچھا۔ وہی جو تمہیں اپنے ساتھ سرحد لے جاتے۔ اس کی اضطراری آواز آئی۔ مجھے یہی شکوہ ہے کہ تمہارے مضبوط وعدے کے باوجود کوئی وہاں نہیں آیا۔ کسی وجہ سے پروگرام بدل گیا تھا تو مجھے فون کر دیتے۔ ویرا نے اپنی دونوں مٹھیاں بھیج کر مسرت سے فضا میں ہاتھ اچھالے۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ میں نے سوبراج کی بے خبری اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک برجستہ کلابازی کھائی تھی۔ ڈینی، مجھ سے تمہارا یہ حرامی پن نہیں چلے گا۔ اس بار سوبراج کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ کوئی بڑا گیم کھیلا ہے۔ کہیں سے کوئی خبر نہ ملنے پر میں نے مجبور ہو کر ایک آدمی کو ادھر بھیجا تھا۔ وہ پہاڑی پر بنے ہوئے مزار کے اندھے مجاور سے مل کر تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہے۔ اس نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ وہاں زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ دھواں فائرنگ کے ساتھ چیخیں بھی فضا میں گونجتی رہی تھی۔ اندھے مجاور کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ وہاں کی کھلی ہوئی فضا میں ابھی تک جلے ہوئے بارود کی بو موجود تھی، اور تم سفید جھوٹ بول رہے ہو کہ وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں۔ وہاں کوئی نہیں تھا تو گولیاں کس نے چلائیں؟ چیخیں کس کی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں کچھ ہوا ہو۔ میں سڑک کے کنارے رکا رہا، لیکن راون سے ملنے کے لیے کوئی رام نہیں آیا۔ اس کے مشتعل ہونے کے باوجود میں اپنی کہانی پر ڈٹا رہا۔ میں کچے میں اترتا تو شاید مجھے بھی جلے ہوئے بارود کی تیز بو محسوس ہو جاتی۔ تمہارا آدمی وہاں سے اور کیا خبر لایا ہے؟ وہ چوہے کا بچہ تھا، وہاں سے ڈر کر بھاگ آیا۔ اس کی آواز میں نفرت اور حقارت کے کوندے لپک رہے تھے۔ وہ کچھ معلوم کر کے آیا ہوتا تو مجھے تم سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہاں 7 آدمی گئے تھے، ان میں سے کسی کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ یہ بتاؤ کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان؟ مجھے سرحد پار پہنچانے کے لیے 7 آدمی بھیجے گئے تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں چبا چبا کر باتیں کر رہے ہو؟ وہاں گولیاں چلی ہیں، خون بہا ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ کل تک اخباروں میں سب کچھ آ جائے گا۔ اب میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ تم میری گھات میں لگے ہوئے ہو اور میں تمہاری طاق میں تھا۔ وہ لوگ تمہاری قبر کھودنے کے لیے گئے تھے۔ میرے لیے یہ نئی اطلاع ہے کہ تم میرے اتنے خطرناک دشمن ہو۔ میں اب تک تم پر بھروسہ کر رہا تھا۔ اب مجھے خوشی ہے کہ میرے چکر میں تم اپنے 7 آدمی کھو چکے ہو۔ میں نے کئی بار تمہیں ڈھیل دے کر تمہارے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کیا ہے۔ آج پتہ چلا کہ تم روز اول کی طرح اب بھی میرے خون کے پیاسے ہو۔ اب میں تمہیں پاتال میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خوف، تذبذب اور انتشار کی ملی جلی کیفیات میں مبتلا تھا۔ اسے میری طرف سے لا علمی کے اظہار کا فائدہ اٹھا کر کوئی نئی کہانی تراشنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کھل کر اپنے ارادوں کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے بعد میری طرف سے جوابی سختی کا مظاہرہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ سوبراج سے منافقانہ مفاہمت کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میرا لب و لہجہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ کون کس کو چھوڑتا ہے۔ اس کی صفاقانہ آواز ابھری۔ اب تک تمہارے بچے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی تم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نک سے ٹام تک سب اسی سبب سے تم سے مار کھاتے رہے۔ میں نے پارک ٹاور میں تم کو دیکھ لیا ہے۔ میں سینکڑوں کی بھیڑ میں تمہیں الگ سے پہچان سکتا ہوں۔ اب تم میرے ہاتھوں کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ سنی ہٹ کا واقعہ یاد رکھنا، میں نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ پٹھام کے 2 کمانڈوز کتے کے ساتھ مارے گئے تھے۔ تمہاری لاش کسی خارج زدہ کتے کی دم سے بندھی ہوئی پائی جائے گی، جسے اپنے بھیجے ہوئے 7 آدمیوں کی کوئی خیر خبر نہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنی چمڑی نہیں بچا سکتا۔ وہ فریب کا شکار ہوئے ہیں۔
तुमने मुझे धोखा दिया है, वो घुराया। बहुत खूब,